कल के रोज बुशरा बीबी साहिबा की फैमिली से मुलाकात करवा दी गई है। हालांकि मुलाकात का दिन भी नहीं था जुमा। क्या वाकई इसको यूं समझा जाए कि कोई यकीन दहानी कराई गई और उसकी एवज ये मुलाकात मिल गई? तो मुझे तो जो मेन डेवलपमेंट लग रही है वो कॉकरोच जनता पार्टी जो बन गई है ना, जब से वो बन गई है उसके बाद से पूरी सियासत तब्दील हो गई है। उनकी बहन मरियम रियाज जो आमतौर पर मुलाकात के बाद कोई ट्वीट करके हाल वाल बता दिया करती हैं, उनका ट्वीट भी नहीं आया। तो इस हद तक मजबूर हो गए कि अब वो इवन कोई खबर शेयर ना करें। असल जो इशू था वो बुशरा बीबी की मुलाकातों से आने वाली खबरों का नहीं था। अगर इमरान खान साहब की मुलाकात करवाई जाएगी तो उसके बाद भी इसी तरह खामोशी रहेगी। खबर दे रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ जो लेवल हैं, टीयर्स हैं उनकी लीडरशिप के, उनके साथ हुकूमत का राब्ता है। पीटीआई अगर ये बात मानती है तो ये क्या कोई कमजोरी है उनकी? तहरीक इंसाफ मजबूर होती ना तो हुकूमत इनसे बात करने की दूर बात है, हुकूमत इनको मिस कॉल भी ना देती। सदारती निजाम ही आ जाएगा और ये सारा सिस्टम ही लपेट दिया जाएगा 29वीं तरमीम में। तो आप कह रहे हैं कि अभी 28वीं पे भी मुश्किलात हैं। जो भी जरदारी साहब के जाने की खबरें कुछ दोस्त दे रहे हैं 1-1.5 साल से, मुझे जरदारी साहब कहीं पे भी इस वक्त जाते हुए नजर नहीं आ रहे। जी, आपके बुजुर्ग क्यों इतनी लग्जरियस लाइफ और प्रोटोकॉल्स के साथ रह रहे हैं? IMF वाली टीम को भी कौन सा कोई इस बात से फर्क पड़ता है? उन्होंने कब इस चीज पे एतराज उठाया? बता दें आप किससे मुतमईन है, मैं उसके बारे में बात कर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, काफी हलचल है आजकल खबरों में, क्योंकि एक जानिब ये बात हो रही है कि पीटीआई से दोबारा से बातचीत शुरू हो चुकी है। कोई नए नए मुआहदे, शराइत और चीजें सामने आ रही हैं। और दूसरी तरफ हम ये भी सुन रहे हैं कि 28वीं तरमीम की बाज़गश्त है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ फासले पे दिखाई दे रही है, तहफुजात हैं उसके, जिसकी वजह से कुछ ताउन नहीं कर रही। तो इसका एंड रिजल्ट क्या निकलेगा? हफीजुल्लाह नियाजी साहब अपने कॉलम में आज लिखते हैं कि पीपी और पीटीआई आने वाले दिनों में इकट्ठे नजर आ सकते हैं। दूसरी जानिब कुछ लोग ये भी इंदिया दे रहे हैं कि सितंबर में इसी साल के इलेक्शन हो सकते हैं, और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि यहाँ पर एक कौमी हुकूमत बन सकती है। तो ये तमाम तर चीजें हो तो रही हैं, लेकिन इसमें क्या सियासी हवाएं इन तमाम चीजों का कोई पता दे रही हैं, या फिर ये सिर्फ हमेशा की तरह अफवाहें हैं और बाज़गश्त है जो आती है और फिर निकल जाती है? तो इन तमाम तर चीजों के ऊपर बात करेंगे आज। अतर काजमी साहब एक दफा फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अतर काजमी साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम समीना, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। काजमी साहब, ये तो सबसे पहले जो बात हो रही है कि जनाब पीटीआई से कोई बातचीत चल रही है, ये तो बहुत दफा हम सुनते हैं, लेकिन हमें अल्टीमेटली ये नजर आता है कि वो ट्रक की बत्ती कुछ साबित होती है। लेकिन इस दफा आज हमने एक जो डिफरेंस देखा है वो ये कि कल के रोज बुशरा बीबी साहिबा की फैमिली से मुलाकात करवा दी गई है। हालांकि मुलाकात का दिन भी नहीं था जुमा, लेकिन इसके बावजूद जुमे के रोज उनकी मुलाकात हो गई। तो क्या वाकई इसको यूं समझा जाए कि कोई यकीन दहानी कराई गई और उसकी एवज ये मुलाकात मिल गई है? देखिए, जिस तरह आपने मुख्तलिफ सिनारियो बताए कि ये हो रहा है, वो हो रहा है और बहुत सारी खबरें, असल में मुझे तो जो मेन डेवलपमेंट लग रही है वो कॉकरोच जनता पार्टी जो बन गई है ना, जब से वो बन गई है उसके बाद से पूरी सियासत तब्दील हो गई है। इसलिए कि आवाम को तो लगता यही है कि ये कॉकरोच ही कीड़े समझते मकोड़े। हैं, चाहे कीड़े मकोड़े जिधर भी दुनिया में हो। देखिए, असल में इशू ये है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं और हुकूमत का तहरीक इंसाफ के साथ राब्ता है। ये मैं तज्जिया तबसरा नहीं कर रहा, ये मैं आपको इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे खबर दे रहा हूं कि तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ जो लेवल हैं, टीयर्स हैं उनकी लीडरशिप के, उनके साथ हुकूमत का राब्ता है। जहां पे उनकी सीनियर क्यादत के साथ राब्ता है, वहीं पे उनकी जो नौजवान क्यादत है उनके साथ भी राब्ता है। उनको भी मैसेजेस भिजवाए जाते हैं, उनको बुलाया भी जाता है, उनसे मिलने की भी हुकूमती वज़रा बात करते हैं। तो ये सारी चीजें चल रही हैं बैकग्राउंड के अंदर। और जब हमने देखा कि उस दिन सोहेल अफरीदी साहब आए और हुकूमत ने रास्ता ब्लॉक कर दिया। देखें, सोहेल अफरीदी ने आके कोई सड़क ब्लॉक नहीं की, कोई रास्ता ब्लॉक नहीं किया। ये बड़ा वाज़ेह होना चाहिए कि हुकूमत ने रास्ता बंद कर दिया और सब लोगों को वहां पे मुश्किल में डाला। उस दिन जो बैरिस्टर गौहर आए, फिर उसके बाद मेरी बात हुई तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा से, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि उस दिन हुकूमत ने हमसे राब्ता किया और बैरिस्टर गौहर के जरिए कुछ मैसेजेस वगैरह आए। और मेरे ख्याल में उसमें ये जो मुलाकात वाली बात थी बुशरा बीबी की फैमिली की, वो बात भी की गई। खान साहब से मुलाकात वाली जो बात है वो भी की गई। और उसके अलावा ये भी कहा गया कि जी आपको हम अडयाला भी जाने देंगे, आप वहां भी जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हुई।
जी उसी के बाद फिर वो धरना उसको कॉल ऑफ किया गया। लेकिन इसमें से कोई भी चीज ऐसी हतमी नहीं है। जो तहरीके इंसाफ की तरफ लोग इस सारे अमल का हिस्सा हैं, तो जब आप उनसे ये पूछो कि अच्छा ये बात हो गई है तो आप समझते हैं कि अब मुलाकात हो जाएगी, वो कहते हैं यार गारंटी किसी चीज की नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें चल रही हैं। तो वो उसी किस्म की सूरत हाल है। ये डिपेंड करता है कि अब चीजें किस तरफ जाएंगी, ईद के बाद क्या सूरत हाल होगी। और कुछ तो दोस्त तहरीके इंसाफ वाले काफी कॉन्फिडेंट भी नजर आते हैं, और वो ये भी समझते हैं कि 28वीं तरमीम पे पीपल्स पार्टी के साथ हमें एक हम्म। जो इसे कहते हैं ना, थोड़ी देर के लिए इलाक भी हो सकता है और हुकूमत के लिए हम प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते अच्छा, हैं। इस पे तो मैं भी तफसीली अलग से भी बात करती हूँ, लेकिन जो आपने बात कही कि एक उस वक्त यकीन दहानी करवाई गई, उसके बाद धरना भी कॉल ऑफ हुआ। ये भी तो बात है कि पीटीआई चाहे इस गारंटी पे यकीन रखे या ना रखे, लेकिन उसके पास ऑप्शन भी क्या है? जाहिर सी बात है, एहतजाजों के साथ जो हो रहा है वो भी हमें नजर आ रहा है। तो उनके पास सिवाय इसके कि हुकूमत की बात को मान लें, ऑप्शन भी और क्या हो सकती है? आपको लगता है कि पीटीआई अगर ये बात मानती है तो ये क्या कोई कमजोरी है उनकी, या फिर ये हुकूमत के एंड पे मेरा ख्याल है कि आप क्या इसको कहेंगे कि ये इनसेंसिटिव बात है कि कुछ लोगों को आप बेबस कर दें, बिल्कुल मजबूर कर दें, और फिर उन्हें आप मजबूर कर दें इस हद तक कि भाई वो आपकी हर बात मानने पर तैयार हो जाएं। इज दिस द वे टू डू पॉलिटिक्स? देखिए मजबूरी जो है ना वो दोनों साइड पे है। अगर तहरीके इंसाफ मजबूर होती ना तो हुकूमत इनसे बात करने की दूर बात है, हुकूमत इनको मिस कॉल भी ना देती। हुकूमत भी मजबूर होकर इनसे राब्ता करती है। देख बहुत सारी चीजें करके देख ली, लेकिन चीजें उस तरह सियासी तौर पे नहीं चल रही जिस तरह हुकूमत की ख्वाहिश है, पीपल्स पार्टी की, नून लीग की ख्वाहिश है। चीजें उस तरह नहीं चल रही। तो इसी वजह से तहरीके इंसाफ से बार बार राब्ता किया जाता है। तहरीके इंसाफ वाले कौन से हुकूमत के नानके हैं जो बार बार उनसे राब्ता करके कहते हैं जी ये कर लो, मिल लो, ये कर लो? नहीं, मेरे ख्याल में ये दोनों साइड्स पे है। अगर देखिए इस वक्त हुकूमत ज्यादा उस जिसे आप कह सकते हैं उस पोजीशन में कि जहां पे उनको कुछ चाहिए, क्योंकि तहरीके इंसाफ तो पहले ही अपनी लोएस्ट पोजीशन पे है। तहरीके इंसाफ के साथ इससे आगे क्या हो सकता है? तहरीके इंसाफ के वीकेस्ट साथ जो कुछ पोजिशन है, में, बिल्कुल सही। हम्म। बिल्कुल, तो वो तो अपनी उस पोजीशन पे हैं कि जहां पे उनके उनको उससे नीचे और कुछ हो नहीं सकता। तो मेरे ख्याल में इस वक्त हुकूमत अगर कुछ करेगी तो वो तहरीके इंसाफ को एक स्टेप ऊपर दे ऑफर करेगी, तो तहरीके इंसाफ के लिए वो चीज वाइबल होगी। तो इतना नहीं है कि वो जो भी वो कहेंगे तहरीके इंसाफ वाले मान लेंगे, लेकिन यकीनन शायद ख्वाहिश ये है कि किसी तरह चीजों को हल किया जाए। नहीं, और लेकिन इसी हमने वजह ये से देखा ना कि बुशरा बीबी साहिबा की जो मुलाकात हुई फैमिली के साथ, उसके बाद कोई खबर हमें इधर उधर से नहीं आई कि उनकी तबीयत कैसी है या उन्होंने क्या गुफ्तगू की। 1 घंटे से ज्यादा मुलाकात हुई। उनकी बहन मरियम रियाज, जो आमतौर पर किसी मुलाकात के बाद कोई ट्वीट करके हाल वाल बता दिया करती हैं, उनका ट्वीट भी नहीं आया। तो इससे तो ये जाहिर हो रहा है कि बिल्कुल आपने सरेंडर कर दिया कि भाई ठीक है, अब जाहिर है मुलाकातें तो किसी तरह बहाल करवानी है, वो ज्यादा जरूरी बात है। तो इस पर पीटीआई ने एक तरह से अब आप इसको सरेंडर कहें या इसको जो भी उनकी मजबूरी कहें, लेकिन वो इस हद तक मजबूर हो गए कि अब वो इवन कोई खबर शेयर ना करें, और उसके बाद जो है बस जाके कम से कम वो 2 कैदी जो बेचारे कैदे तन्हाई में हैं उनसे मिल तो आए कम से कम। देखिए बुशरा बीबी की फैमिली वैसे भी पहले भी बयानात उस तरह नहीं देती थी, किसी वकील के थ्रू या कोई चीज है। असल जो इशू था वो बुशरा बीबी की मुलाकातों से आने वाली खबरों का नहीं था। उनके जरिए भी अगर कोई इमरान खान का पैगाम आए तो वो मेन इशू होता था कि हम्म। खान साहब का क्या पैगाम है। और अभी भी अगर कोई मुलाकात में अगर हुकूमत संजीदा है, देखिए ये जो बुशरा बीबी की मुलाकात है मैं इसको कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट नहीं समझता। ये मुलाकातें तो बाद में जब खान साहब की रुकी हुई थी तब भी होती रही और चलती रही, और उसके काफी अरसा तक चलती रही। बीच में कुछ अरसा के लिए ये रुकी हैं, और उसमें उन्होंने जिस जो उन्होंने आपने उनकी बहन का जिक्र किया, अदालत के अंदर भी उनका जिक्र आया कि वो ट्वीट कर देती हैं। तो वहां पे भी सलमान अकरम राजा ने कहा कि एक थर्ड पर्सन मुल्क से बाहर बैठ के ट्वीट कर देता है तो उसका ये हम्म। मतलब है कि आप हमारी मुलाकात रोक दें। तो मेरे ख्याल में असल मैं तब डेवलपमेंट समझूंगा समीना जब अगर इमरान खान से मुलाकात होती है। ये तो जो है ना, ये तो कोई रिलीफ नहीं है, और ये कोई पीटीआई की ऐसी चीज नहीं है कि जिसके ऊपर पीटीआई कहे कि जी देखें हमने एक अपनी शर्त मनवा ली। ये उस तरह का मामला नहीं है। असल इश्यू ये है कि खान साहब से मुलाकात, जाती डॉक्टर्स की मुलाकात, उनकी बहनों की मुलाकात, उनके लीडरान की मुलाकात, जब तक वो नहीं होगी मैं तो अभी भी इसको वो स्टेटस को ही समझ रहा हूँ। उसी पोजीशन पे हम हैं जहां पे हम पहले थे। और आप समझते हैं कि अगर इमरान खान साहब की मुलाकात करवाई जाएगी तो उसके बाद भी इसी तरह खामोशी रहेगी, कोई बातचीत नहीं शेयर की जाएगी पब्लिकली? जी बिल्कुल खामोशी रहेगी। आप मुलाकात करवा दें, कोई ऐसा मसला नहीं है, बिल्कुल खामोशी रहेगी, मुलाकात करवा दें आप।
अच्छा। ठीक है। अच्छा जी, ये बताइए काजमी साहब, हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने कॉलम लिखा और उसमें लिखा कि कड़ा वक्त आ गया है नून लीग के लिए, लेकिन उन्हें एहसास नहीं है। क्या वो इंटरप्रेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको तो ये नजर आ रहा है कि पीएमएलएन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ खो चुकी है और उन्हें रियलाइजेशन नहीं है इस चीज की। वाकई कोई मुश्किल वक्त है, क्योंकि बज़ाहिर तो ऐसा लगता है, जहां से हम खड़े देख रहे होते हैं, बज़ाहिर जो चीजें हैं उसमें तो लग रहा होता है कि जी ठीक है, कंफर्टेबल है, उन्हें कोई इशू नहीं है। देखिए, मसला ये है ना कि उनके पास था क्या और उनको मिला क्या। खोता तो वो है ना बंदा जो 2/3 अक्सरियत जीत के हुकूमत में आया हो और फिर उधर आके उसने पॉपुलैरिटी खो दी हो। तो यहाँ पे तो उन्होंने जितनी उनकी पॉपुलैरिटी थी और जो भी हुकूमत साजी जो कुछ भी हुई, लेकिन नो डाउट के जो नून लीग का देखे ना एक बड़ी जमात है और उसका एक वोटर है, हम्म। उसका एक नजरियाती वोटर है। इस वक्त आप पंजाब में कहीं पे भी चले जाएं, आप जो मर्जी तशहीरी मुहिम चला लें, आप बड़े बड़े जनाब बाजार बना लें, आप दुकानों का एक जैसे पेंट करवा लें, उससे फर्क नहीं पड़ता। आम बंदा इस वक्त पंजाब में बहुत ज्यादा तंग है और नून लीग जो है वो पंजाब के अंदर ही उसका बड़ा वोट बैंक है। बाकी दीगर सूबों में उसकी क्या हालत है वो सबको पता है। और इस वक्त तो देखें, आप दही इलाकों में चले जाएं और आप जाके बात करेंगे और ये करवाएं ना जरा बल्दियाती इलेक्शन। बल्दियाती इलेक्शन तो वार्ड की सतह पे होते हैं, गली की सतह पे होते हैं, वहां पे चीजों को कंट्रोल करना भी इतना आसान नहीं होता। तो मेरे ख्याल में मैं हफीजुल्लाह न्याजी साहब से एग्री करता हूं कि नून लीग जिस पोजीशन में 2022 में थी वो बड़ी एक मजबूत पोजीशन थी। उस वक्त नून लीग का अच्छा भला वोट बैंक था। राजा रियाज भी ये समझते थे कि मुझे टिकट मिल गया तो मैं जीत जाऊंगा, ऑल्दो कि उनके साहबजादे फिर भी जीत गए, वो एक अलग बहस है। लेकिन मेरे ख्याल में ये लॉन्ग टर्म जो है नून लीग का जो वोटर है, उनकी जो वोटर बेस है, उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। यानी कड़े वक्त से मुराद आपकी ये मतलब है कि पॉपुलैरिटी अवाम में कम हो गई है, ग्राफ गिर गया है, या फिर ये मतलब है कि इस्टेब्लिशमेंट इनसे नाराज होने जा रही है? क्योंकि आमतौर पे हमारे यहाँ तो कड़े वक्त का मतलब ये होता है सियासी जमात पर कि भाई इस्टेब्लिशमेंट नाराज हो गई और अब पता नहीं इन लोगों के साथ क्या होगा। देखिए, इनका इश्यू ये है कि इस वक्त इनकी जिस तरह हुकूमत बनी हुई है उसमें सारी दीगर कुव्वतों का भी किरदार होगा। पीपल्स पार्टी का बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है। शहबाज शरीफ साहब को पीपल्स पार्टी ने वोट दिया हुआ है और फिर अगर 28वीं तरमीम में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके हवाले से पीपल्स पार्टी के तहफुजात हैं, तो उसमें भी उनको मुश्किल हो सकती है। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि नून लीग की हुकूमत खत्म हो जाएगी, शहबाज शरीफ साहब पे केस खुल जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो मुझे फिलहाल उस तरह वो मुझे वो सिचुएशन नजर लेकिन नहीं एक आ चीज रही। हमने मुझे नोटिस की है अतर काजमी साहब, पहले ये जो ईरान के साथ सालसी वाला मामला था, उसमें हमें शहबाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब, वो भी उसी तरह से प्रोमिनेंट नजर आ रहे थे, लीड करते नजर आ रहे थे साथ में। जाहिर है फील्ड मार्शल साहब भी अपना किरदार अदा कर रहे थे, लेकिन ये लोग भी साथ साथ थे। लेकिन इस दफा जो सेकंड फेज चला है उसमें शहबाज शरीफ, इसहाक डार कहीं नजर नहीं आ रहे। अगर कोई नजर आ रहा है तो वो मोहसिन नकवी नजर आ रहे हैं, जो कि वजीर दाखिला है, वजीर खारजा नहीं है। तो इसको भी अगर हम इंटरप्रेट करें तो ऐसा लग रहा है कि ये सारे मामले में जो एक अब क्रेडिट मिल रहा है या जो हाइप क्रिएट हो रही है, उसमें फील्ड मार्शल साहब और मोहसिन नकवी साहब जो है वो लाइमलाइट, सारी लाइमलाइट लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो हम क्या समझें कि ये बस ऐसे है कि शहबाज शरीफ साहब कहीं और मसरूफ हैं, या इसकी कोई खास वजह हो सकती है? नहीं, देखिए, शहबाज शरीफ साहब आप को पता है कि वो चीन जा रहे हैं। चीन का जो उनका दौरा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उधर भी ये सारी चीजें डिस्कस होंगी। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि मोहसिन नकवी साहब ने जो हालिया 2 दौरे किए, उसके बाद फील्ड मार्शल साहब का दौरा हुआ, तो यकीनन उसमें कुछ चीजें ऐसी डिस्कस हुई। देखिए, उसमें बहुत सारी जो फौजी एतबार से चीजें हैं कि किस तरह चीजों को बेहतर किया जा सकता है। कुछ मामला के ऊपर यकीनन ईरान कंफर्टेबल होगा कि वो फौजी क्यादत से बात करे, कुछ मामलों के ऊपर वो कंफर्टेबल होगा कि वो सियासी क्यादत से बात करे। तो ये तो सारी चीजें पीछे चल रही हैं। लेकिन मेरे ख्याल में क्रेडिट तो शहबाज शरीफ साहब खुद ही हर तरफ, चाहे वो कोई पुल बनाए या कोई और बनाए, तो वो क्रेडिट वाली तो कोई ऐसी बात नहीं है वो कि लेते ही नहीं शहबाज शरीफ। क्रेडिट, वो तो खुद वो तो जबरदस्ती क्रेडिट तो क्रेडिट लेते लेते। नहीं किसी चीज के, वो तो क्रेडिट तो किसी चीज का लेते नहीं है। लेकिन ये समीना कितने देखें, ये कितने एक हम्बल किस्म के वजीर आजम मिले हैं हमें, जो किसी बात का क्रेडिट लेते ही नहीं है। देते दूसरों नहीं को हो दे किसी देते। चीज का। एग्जैक्टली exactly। लेकिन अगर ये हो जाता है, देखे ना, ये अगर पाकिस्तान ये करवा देता है, जो भी फील्ड मार्शल साहब भी गए हैं, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। ये आप देखेंगे कि दुनिया एक तरह से तब्दील होती हुई आपको नजर आएगी। इसलिए कि इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें आप नया हुरमस बंद है, आपके मशरक वस्ता के अंदर बहुत ज्यादा कशीदगी है। नेटो और यूरोप अमेरिका को मुंह नहीं लगा रहा, ट्रंप उनको बुरा भला कह रहा है, ट्रंप हमारी तारीफें कर रहा है। तो बहुत सारी चीजें आपको तब्दील होती हुई नजर आ रही है। यकीनन इसमें पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है। लेकिन मेन चीज ये होगी कि ये जो सारा किरदार अदा किया है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने, इसके बदले
अभी क्या पाकिस्तान ईरान से कोई गैस ले सकेगा सस्ती? क्या पाकिस्तान ईरान से तेल ले सकेगा सस्ती, खाली सस्ता? खाली अगर हमने सिर्फ सुलह ही करवानी है, वो तो इन इट सेल्फ इज ए ह्यूज डेवलपमेंट, उसमें कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम हमें अमेरिका के कान में ये चीज डालनी चाहिए कि भाई अगर हम ये सब कुछ कर रहे हैं, आप कम से कम ईरान के ऊपर से ये पाबंदी तो उठाएं कि हम उनसे गैस ले सकें, अपनी इंडस्ट्री को चला सकें। एप्टमा वाले रो रहे हैं, टेक्सटाइल मिलें बंद हो रही हैं, हम आलमी मार्केट में compete नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में अब अगला स्टेप इसमें ये होगा, जो असल सक्सेस होगा, कि इसमें से इकोनॉमिक फायदा हम कितना अपने लिए निकालते हैं। अच्छा, चूंकि 28वीं तरमीम की बात हुई है, चलें, आपको नून के साथ तो सब कुछ मामला ठीक नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या पीपल्स पार्टी भी इतनी कंफर्टेबल पोजीशन में है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि उनको तो, उनकी तो कुछ रेड लाइंस थी ना हमेशा, 18वीं तरमीम को रोल बैक ना करना, या सूबों की तकसीम के वो खिलाफ हैं। बहुत सारी चीजों के ऊपर, एनएफसी के ऊपर, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम उनका फ्लैगशिप प्रोग्राम है। तो इन तमाम चीजों के हवाले से वो आमतौर पर लचक नहीं दिखाते। आपको लगता है कि वो तमाम बातें मनवा सकेंगे, या फिर 28वीं तरमीम खटाई में पड़ेगी? देखिए, जब से इमरान खान आए ना, तो इनकी रेड लाइंस तब्दील हो गई हैं। जिस तरह हमारे दानिश्वरों की और साफियों की जो डेफिनेशन थी ना जमहूरियत की और एंटी स्टैब्लिशमेंट होने की, वो सारी तब्दील हुई है। वैसे ही इनकी रेड लाइंस तब्दील हो गई हैं। इनको पता है कि जब तक इमरान खान है, हम जो है किस भाव हमारी सियासत बिक रही है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई तनाजा खड़ा हो जाएगा। ऑब्वियसली 28वीं तरमीम के हवाले से कुछ तहफुजात होंगे, लेकिन वो कोई रेड लाइन पे तहफुजात नहीं है समीना। वो तहफुजात होंगे, मेरा साहिबजादा कब वजीर आजम बनेगा, भाई उनकी साहिबजादी पहले बनेगी या मेरा साहिबजादा बनेगा। अगली नस्ल में हमने इक्तदार कैसे जो है मुंतकिल करना है, असल में अपने मफादात का तहफुज है। किसी जगह पे भी कोई नजरियाती मसला नहीं है, किसी जगह पे भी कोई अवामी मसला नहीं है। आप देख लें कि इन्होंने 3-4 सालों के दौरान जमहूरियत, अवामी जो आपके बहुत सारी दीगर चीजें रिलेटेड, इसी तरह लोगों के जमहूरी जो हकूक है, बहुत सारी जो इनकी रेड लाइंस सो कॉल्ड थी, वो किधर गई? उनके ऊपर तो ये खुद ही रेड लाइंस के ऊपर व्हाइट पेंट करते रहे कि जनाब ये भी लाइन ठीक है, ये भी लाइन ठीक है। तो वो इशू नहीं है कि क्या चीज है, उसमें सिर्फ अपने मफादात का तहफुज है, अपना जो सियासी मुस्तकबिल है उसका तहफुज है। बल्कि मैंने अपने व्लॉग में भी ये चीज शेयर की थी। मुझे एक हुकूमती शख्सियत से पिछले वीकेंड के ऊपर गालबन हमारी बात हो रही थी, और एक दो और सहाफी और भी बैठे हुए थे, दोस्त ही हैं वो हमारे। तो उनसे मैंने पूछा यही बात कि ये जो सारा मामला चल रहा है, क्या इमरान खान से डील हो जाएगी? तो उन्होंने कहा कि यार ये बातें बहुत हम सुन रहे हैं, लेकिन इमरान खान से डील नहीं हो सकती। तो मैंने कहा इमरान खान से क्यों नहीं डील हो सकती? तो ये जरदारी साहब से नहीं होगी, मियाँ साहब से नहीं होगी, ये सारे देखे ना, ये भी तो आपस में मिलके बैठ गए। उन्होंने कहा इमरान का बड़ा मसला है। मैंने कहा जी क्या मसला है? उनका इमरान का मसला ये है कि उसने अपनी अगली नस्ल में इक्तदार को मुंतकिल नहीं करना। हम्म। उसका ये इशू ही नहीं है। ये तो सारी चीजों पे अगर चुप करके बैठे हैं तो इसलिए बैठे हैं कि जी साहिबजादी ने ये करना है और साहिबजादे ने वो करना है। उसने अगली नस्ल में किसी को इक्तदार देना ही नहीं है। तो इस वजह से वो कोई तो ऐसा कहने का मतलब समझौता ये हुआ करे कि वो ये जिसकी। मान रहे थे कि इमरान खान कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा, बेसिक जो उसने कुछ वाकईतन जो रेड लाइंस अपनी बनाई हैं उस पे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा। दूसरे अल्फाज में क्या ये मतलब हुआ इस बात का? क्योंकि कॉम्प्रोमाइज तो वो एग्जैक्टली। कर और रहे हैं ना, दूसरा, कि जिन्होंने आगे जी जी अपने बेटे का मुस्तकबिल देखना है या बेटी का मुस्तकबिल देखना है, जो नहीं देख रहा, दैट मीन्स कि वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा। बिल्कुल। वो मतलब इन सिंपल वर्ड्स आप यही कह सकते हैं कि वो जो है उस हद तक नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि मैंने जो कुछ भी करना है ये अगले 5-6 साल में करना है, मैंने अगली नस्लों के लिए इक्तदार नहीं लेना। तो ये एक फर्क है। तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त कोई पीपल्स पार्टी और नून लीग में बहुत ज्यादा इख्तलाफात हैं। जो कुछ भी हो रहा है, महंगाई है, कोई चीज सस्ती है, तरक्की हो रही है नहीं हो रही, इन्वेस्टमेंट आ रही है या नहीं आ रही, ये फार्मूला है जरदारी साहब का और शहबाज साहब का, जिससे नहीं, पूरी तो फिर कौम आपको क्या मुस्तफीद लग रहा है, होगी। हो जाएगी तरमीम 28वीं? नहीं, अभी नहीं होगी। मुझे अभी नहीं नहीं इतनी होगी? जल्दी, जिस तरह लोग जो कह रहे हैं ना कि ये हो गई, वो हो गई, कल हो गई, ऐसे हो गई, इतनी जल्दी मुझे वो 28वीं तरमीम उस तरह होती हुई नजर नहीं आ रही। मुझे अच्छा, ये लगता है कि उसमें अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आपको लगता है कि पहले पीपल्स पार्टी को इस मामले के ऊपर कन्विंस करके, वो जो भी उनका फॉर्मूला तय होगा लो दो का, उस पे उन्हें ला के फिर उसके बाद तरमीम की तरफ जाएंगे? जी, उसमें उनको कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी, ये है वो है। लेकिन देखें, एक कुदरत का असूल है कि अब वक्त के साथ साथ ना आप जो चीज भी करते हैं वो एज ए ईंधन इस्तेमाल होती है। तो आपने 26वीं तरमीम कर ली, 27वीं तरमीम कर ली, तो वो जो लोग कह रहे थे ना कि 26वीं के बाद ये निजाम बहुत मजबूत हो जाएगा, 27वीं के बाद तो फौलाद बन जाएगा,
तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि हर इस तरह के स्टेप के बाद निजाम जो है उसकी क्रेडिबिलिटी पे एक क्वेश्चन मार्क आता है और वो मजीद कमजोर हो जाता है। अगली जो तरमीम है वो कहते थे रातों रात हो जाएगी, तो मैंने उस वक्त अर्ज किया था ये रातों रात नहीं होगी, ये मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कि आप एक चीज कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी चीज है, ताकत है, वोट है, जो भी है, आपकी गुडविल है, तो अब ये मुझे वो उतनी उसमें आसानी नजर नहीं आ रही। बल्कि सम टाइम ये होता है कि जब आप एक दो चीजें कर लेते हैं, आप ओवर कॉन्फिडेंट होके कोई ऐसा स्टेप उठा लेते हैं कि जिससे ऐसे चेन ऑफ इवेंट्स शुरू होते हैं जो बाद में आपके कंट्रोल में नहीं रहते। अब तो लोग 29वीं तरमीम की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी सदारती निजाम ही आ जाएगा और ये सारा सिस्टम ही लपेट दिया जाएगा 29वीं तरमीम में। तो आप कह रहे हैं कि अभी 28वीं पे भी मुश्किलात हैं और शायद इतनी जल्दी नहीं होगी। इसका मतलब है ये ये विशफुल थिंकिंग्स ही हैं बस। ये जिन लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, ये लोग ठीक नहीं है। इस तरह की बातें आपको हर वक्त मायूसी की बातें बताते हैं। इतनी अच्छी अच्छी बातें भी हुकूमत कर रही है। आप जो है, आप अपने जो है ना अच्छे अच्छे हुकूमत मसलन में दोस्त बनाए, अच्छे अच्छे हुकूमत में दोस्त बनाए, और मुझे तमगे जिन सहाफियों को मिले उनसे आप राबते बढ़ाएं अपने, ताकि आपको अच्छी ये खबरें भी आपको मिला क्यों नहीं करें। कुछ तमगा मिलता वैसे है? मेरा तो आप देखे ना, आप जैसे लोगों के साथ ही मैं तो कोशिश करती हूँ बातचीत हो, कुछ आप लोगों से सीखने को मिले। यहाँ पर तो नहीं, सूरत हाल ये है कि तमगा आपको ही नहीं मिलता, तो फिर मैंने क्या क्या सोचना है? अच्छा। हाँ जी, हाँ नहीं, बस देख लें, बस तमगा तो मेरे ख्याल में जिनको मिला है उनको मुबारक हो, और मैं I've got मेरे 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 रिस्पेक्ट है उनके लिए, और मुझे खुशी हुई है जिसको भी मिले, टू बी ऑनेस्ट अच्छी बात है जो मुतमईन हो। तो मसला ये है कि हर कोई अपनी अपने उसके मुताबिक काम करता है, पर वो जो आपका क्वेश्चन है कि यहाँ चीजें चेंज हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो मुझे लगता है कि अगर उस हवाले से समीना कोई चीज क्लियर होगी तो वो 2029 में जाके आप उस पोजीशन में होंगे कि आप शायद उस पर कोई बात कर सकें। जो अभी जरदारी साहब के जाने की खबरें कुछ दोस्त दे हम्म। रहे हैं एक डेढ़ साल से, मुझे जरदारी साहब कहीं पे भी इस वक्त जाते हुए नजर नहीं आ रहे जब तक उनके ओहदे की मियाद पूरी नहीं होती। अच्छा, इंटरेस्टिंग। और फिर इसका मतलब ये है कि अगर जरदारी साहब अपनी जगह पर हैं तो फिर कोई और भी जाहिर है उनकी जगह पे तो नहीं आ रहा। अगर वो कोई और अपनी जगह पे, उनकी जगह पे नहीं आ रहा, तो फिर तो सिस्टम के चेंज करने का भी कोई सवाल ही नहीं है। तो फिर तो जाहिर है यही सिस्टम चल रहा होगा। तो फिर ये जो सितंबर में इलेक्शन की बातें हैं, ये भी कुछ दोस्त बड़े यकीन से कह रहे हैं कि जी सितंबर में जो है वो कौमी हुकूमत बनाई जा सकती है। अगर इलेक्शन ना भी हुए तो कम से कम कौमी हुकूमत बनाई जा सकती है। ये कौमी हुकूमत जो है, ये कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होती वैसे हमारी। हमारे पास जब खबरें कोई नहीं होती ना, तो वहां कौमी हुकूमत की खबर होती है। ये है अभी कहीं एग्जिस्टेंस इसकी? देखें, एक तो मैं बात क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अब बहुत बड़ी आपकी ऑडियंस है और यकीनन हुकूमत के दोस्त भी इसको देखते होंगे। अगर कोई कौमी हुकूमत बनती है और उसमें कोई इंपॉर्टेंट ओहदा है, तो मैं जो है ना सीने पे आप पत्थर अपनी रख के सीवी मियाँ आपने नहीं देनी, खबरदार। मैं सीने पे पत्थर रख के मियाँ साहब की तरह जो है ना, मैं निगरान वजीर आजम बनने के लिए तैयार हूँ। जिस तरह वो सीने पे पत्थर रख के पेट्रोल की कीमत में इजाफा करते हैं, तो मैं निगरान में मैं ये सीरियस ऑफर दे रहा हूँ कि अगर कोई कौमी हुकूमत बनती है तो मैं निगरान वजीर आजम बनने के लिए तैयार हूँ। सितंबर में छोड़ के अगस्त में बनवाए मेरी तरफ से। मैं इसके लिए तैयार नहीं, हूँ, मैंने पर कहा था मुझे फिलहाल अपनी सीवी नहीं आपने पेश करनी, आप में इतने गट्स नहीं, नहीं मैं है कि आदमी। मैं हमारे नहीं नहीं वैसे बहुत से मैं साफी सीधी निगरान वजीर आला या वजीर आजम बनते हैं, लेकिन वो जी कुछ जी जी। और गुण होते हैं। आप में नहीं है वो। नहीं नहीं, आप नहीं, वे आप ऐसे ना आजमा के करें देखें, प्लीज। आजमाइश आप करके। प्लीज मुझे मौका दें। आप मेरे इधर नौकरी खराब करने के उस पे नहीं। देखिए, मजाक अपनी जगह पे, पर मुझे सितंबर में टू बी ऑनेस्ट कोई कौमी हुकूमत बनती हुई नजर नहीं आ रही है। फिलहाल मुझे चीजें अभी तो देखे ना, इन्होंने बजट वगैरह पेश करना है, दीगर बहुत सारे मामलात हैं और चीजों को स्ट्रीमलाइन करना है। तो फिलहाल तो वो मुझे कौमी हुकूमत बनती हुई नजर नहीं आ रही। पर हाँ, इकॉनमी के हवाले से जो तहफुजात हैं, वजीर खजाना के जाने की बातें होती हैं, ये वो, अगर कोई बड़ा चैलेंज है तो वो यही मौशी चैलेंज है कि ये इनकी मौशी पॉलिसीज के नतीजे में जो बेहतरी ये लाना चाहते थे वो अभी तक उस तरह हमें नजर नहीं आई। जंग खत्म अगर हो जाती है, जैसे कि काफी अब एक्सपेक्टेशन है, जंग तो वैसे रुकी तो हुई है, लेकिन जाहिर है अभी आबना हुर्मुज बंद है, तो एक दबाव है मईशत के ऊपर। आपको लगता है कि ये हुकूमत तो यही कहती है कि जी ये मईशत पे दबाव इसलिए कि हालात ऐसे हैं। अगर सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाता है तो फिर क्या मईशत में थोड़ी बेहतरी नजर आएगी, या फिर अभी ये मजीद दबाव बढ़ेगा? क्योंकि जो नंबर्स हैं, जो आईएमएफ की डील है, वो तो बड़ी खतरनाक चीजें बता रही है। देखें, पाकिस्तान की मईशत पे जो है ना, वो जंग से कोई असर नहीं पड़ा। अब जो थोड़ा बहुत पड़ा है, पर ये कहना कि उस जंग की वजह से पाकिस्तान की मईशत तबाह होगी, भाई पिछले 4 सालों से आप क्या कर रहे थे? पिछले साल जब जंग शुरू नहीं हुई थी तो हम स्कैंडिनेविया के किसी मुल्क की तरह तरक्की याफ्ता थे क्या? यहाँ पे इसी तरह
जो है वो चीजों की रेल पेल थी, इन्वेस्टमेंट आ रही थी और बहुत सारा सरमाया आ रहा था, हमारी मैशत बड़ी अच्छी चल रही थी। ये तो 4 साल से एक स्टैग्नेंट पोजीशन में हमारी जो इकोनॉमी है वो आगे चल ही नहीं रही। तो ये जंग तो इनको वैसे ही जो है वो एक मिल गई है कि जी जंग हो गई, जंग हो गई, जंग हो गई। भारत भी तो इधर ही है, उन्होंने पूरे 4 साल में सिर्फ 3 रुपए पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया। आपको 150 रुपए मिला था, आप 400 450 रुपए पे ले गए हैं, और पता नहीं उससे आगे आप किधर तक लेके जाएंगे। तो इट्स नथिंग टू डू विद जंग, ये मौशी पॉलिसियों का फेलियर है जिसका खमियाजा ये पूरी कौम भुगत रही है। वैसे तो आपने कह दिया 28वीं तरमीम भी नहीं आ रही, सदारती निजाम भी नहीं आ रहा, हुकूमत भी कहीं नहीं जा रही, कौमी हुकूमत भी नहीं बन रही, सदर साहब भी इस्तीफा नहीं दे रहे, यानी कोई भी खबर जो है वो आपने ये नहीं कहा कि हाँ ये ऐसा होने जा रहा है। तो यही बता दें कि सुहेल आफरीदी वजीर आला रहेंगे या उनकी जगह कोई आ सकता है दोबारा, अली अमीन गंडापुर आ सकता है या कोई और आ सकता है? देखिए, एक तो जो 28वीं तरमीम है वो मैं ये कह रहा हूँ कि फौरन नहीं फिलहाल आ रही, नहीं हो है, सकता अच्छा। है तो 3 4 माह उसमें लग जाए या कोई टाइम लग जाए थोड़ा सा। जहां तक सोहेल अफरीदी साहब है, फिलहाल मुझे सोहेल अफरीदी साहब कहीं जाते हुए नजर नहीं आ रहे। जब सोहेल अफरीदी साहब की नामजदगी हुई थी तो टीवी प्रोग्राम में ही एक शख्सियत ने मुझे बताया और कहा, और बड़ी सीनियर शख्सियत है, उन्होंने सियासी शख्सियत, उन्होंने कहा जी सोहेल अफरीदी नहीं बन सकता। तो मैंने कहा कि ये हो ही नहीं सकता कि सोहेल अफरीदी का कोई रास्ता रोक ले। तो एक और दोस्त ने कहा कि वो जी एक उधर फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है और वो फॉरवर्ड ब्लॉक उधर चला जाएगा। तो मैंने कहा एक बंदा भी नहीं जाएगा, आप देख लीजिएगा। तो सोहेल अफरीदी कहीं नहीं जा रहे। अगर जाएगी तो फिर पूरी हुकूमत जाएगी, पूरा सिस्टम जाएगा। ये नहीं हो सकता कि सोहेल अफरीदी की जगह कोई और आके वहां पे बैठ जाएगा, वैसा वो मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर किसी अदालत से फैसला आ भी जाता है कि जनाब अली अमीन साहब को आप बहाल कर दें, तो अली अमीन दोबारा मुस्ताफी हो जाएगा, कहेगा मैं अपनी बिल से अभी दोबारा इस्तीफा दे रहा हूं और सोहेल अफरीदी को दोबारा आप वजीर आला बना दें। तो वो मुझे हाँ वो मुझे उस तरह होता हुआ नजर नहीं आ रहा, अनलेस के आपने कोई बहुत ज्यादा केओस डालना है, आपने बहुत ज्यादा कोई इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करनी है। तो मेरे ख्याल में अगर वो उस तरह की सिचुएशन हुई तो वो तो उसमें तो फिर आपको चीजें एहतजाज की तरफ और दूसरी तरफ जाती हुई नजर आएंगी। अच्छा, ये भी बता दें कि मरियम नवाज साहिबा भी गई हुई थी अजरबैजान, तो काफी इम्पोर्टेंट दौरा था उनका। लेकिन उस पे भी कुछ लोग ये बता रहे हैं कि जी वो बल्दियाती निज़ाम से मुतल्लिक एक वहाँ पे थी गुफ्तगू और फोरम था, और उसके ऊपर जो है वो वजीर आला जो है वो क्यों गई, और इस तरह एक पूरा लंबा चौड़ा यानी कैबिनेट के साथ, और पूरा एक यानी पूरा एक सफर उन्होंने बना लिया, अपना ट्रिप बना लिया उस तरह का। क्या हासिल हुआ उस दौरे से? देखिए, अभी ये तो वो खुद ही बताएंगी, उनकी हुकूमत बताएगी कि क्या हासिल हुआ, लेकिन 4 सालों से जो मसलसल दौरे जारी हैं उससे इस कौम को क्या मिला, ये क्वेश्चन तो है। हम्म। आप एक ऐसे वक्त में जहां पे आप ऑस्टेरिटी की बात करते हैं, और वफाकी हुकूमत ने तो एक सिर्फ एक वजीर को भेजा हुआ था, तो आप पंजाब से आप आधा दर्जन जो है वुजरा लेके वहां पे चले गए। क्या सिंध से वजीर आला गए थे? क्या आप बलोचिस्तान से गए थे? क्या खैबर पख्तूनख्वा से गए थे? क्या पंजाब कोई एक अलहदा, यहाँ पे बहुत जबरदस्त निजाम है, वहां पे अलहदा किस्म का जो पूरी दुनिया को दिखाना है? तो मेरे ख्याल में ये टू बी ऑनेस्ट एक ऐसे मुल्क के अंदर के जहाँ पे आईएमएफ की टीम जिस वक्त आपके मुल्क में बैठी हो और वो आपके बजट के नुक्ते और कॉमें ठीक करवा रही हो, उस वक्त आप अपने जहाज में बैठे वुजरा को बैठाएं और आजरबाईजान चले जाएं। मेरे ख्याल में ये वो ग्राउंड जो तो रियलिटीज आईएमएफ हैं वाली ये टीम को भी कौन सा कोई इस बात से फर्क पड़ता है? उन्होंने कब इस चीज पे एतराज उठाया है? आईएमएफ को तो हमने नहीं देखा वो कभी इन चीजों पे एतराज उठा रहे होंगे जी आपके वुजरा क्यों इतनी लग्जरियस लाइफ और प्रोटोकॉल्स के साथ रह रहे हैं। वो तो हमेशा यही बता रहे होते हैं बिजली की कीमत बढ़ा दो, पेट्रोल के ऊपर लेवी लगा दो, गैस की कीमत बढ़ा दो। तो आईएमएफ भी तो इनके जैसा ही है वैसे। समीना, आप मुतमईन किससे मुझे बताएं, मैं उसके बारे में मैं बात करूंगा। आप मुझे बता दें आप किससे मुतमईन है, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। आज तो आपने मेरी किसी खबर को जो है ना वो एक्नॉलेजमेंट नहीं दी, सारी खबरों पे आपने पानी फेर दिया है मेरा ख्याल नहीं, है। नहीं, आई देखें, आई एम आई आपने जो है ना इस फौरन आप इस हुकूमत से आपने बेचारे आईएमएफ के ऊपर भी चढ़ाई कर दी। आईएमएफ देखें बात तो ठीक है, पर मसला ये है कि आईएमएफ आपको एक टारगेट देता है कि आपने 100 अरब रुपया बचाना है। अब वो 100 अरब रुपया बाकी हुकूमती अखराजात से कम करके, पीएसडीपी से कम करके, जो आपने एनएफसी में देना है वहां से कम करके बचा लें, या फिर आप गरीबों के ऊपर टैक्स लगा के बचा लें, वो आईएमएफ का मसला नहीं है। वो तो है फिर ना, अब इन्होंने तो वो डायरेक्टली कहता है आईएमएफ, अब तो ये भी डिक्टेट कर रहा है वो कि भाई बढ़ा लें आप पेट्रोलियम लेवी और इस तरह।
तो ये तो अब इसलिए डायरेक्टली कि ये चीजें डिसाइड कर, ये थोड़ी आईएमएफ कह रहा है कि जी आप इतना टैक्स कलेक्ट कर लें या इतना हमारा इंटरेस्ट हमें वापस कर दें या ये कर लें, आप जहां से मर्जी मैनेज कर लें। वो ये तो नहीं, अब तो वो पूरी पूरी उसकी बजटिंग कर रहा है कि भाई किधर कहाँ से कौन से आपने पैसे निकलवाने हैं। देखिए, जब आप उनको अदादो शुमार पेश करते हैं, जब आप उनके सामने डॉक्यूमेंट रखते हैं, तो फिर जब वो डॉक्यूमेंट को देखते हैं तो उसमें वो कहते हैं कि फिर गुंजाइश तो इसी चीज में है। आप उनको एक प्रपोजल दे दें ना, आप उन्हें कह दें कि जी हम इसमें कट कर देंगे, इसमें कट कर देंगे, उसमें कट कर देंगे, तो उसके अंदर थोड़ी सी आप बात करके देख लें। तो मुझे नहीं लगता कि आईएमएफ विलन है, ये हमारी अपनी कमजोरियां हैं। अगर हमसे मईशत नहीं चल रही तो उसमें आईएमएफ का कसूर नहीं है, वो हमारी मौशी पॉलिसियां हैं, उनके नतीजे के अंदर ये महंगाई हो रही है, गरीबों के ऊपर बोझ पड़ रहा है। आप मोटरसाइकिल वाला भी 400 का पेट्रोल ले रहा है, इन्होंने कहा था कि मोटरसाइकिल वाले को कुछ सब्सिडी देंगे, कितने लोगों को सब्सिडी मिली? बसों को मुझे एक तो लाख कभी रुपए कोई का। एक बंदा नहीं मिला जिसने बताया हो कि वो कोई सस्ता पेट्रोल ले रहा है, पता नहीं कहाँ पे वो हवाई कोई सब्सिडी मिल रही है। एग्जैक्टली और दूसरी बात यह है कि जो उन्होंने कहा कि जी बसों को 1 लाख रुपया के पता नहीं ये 1.25 लाख रुपया जो वो महीने का दिया जाएगा। बस का अगर एक दफा आप टैंक फुल करवाएं तो वो 2-2.5 लाख रुपए का उसका पेट्रोल टैंक फ्री फुल होता है। तो उससे 1 लाख रुपए से उसको क्या फर्क पड़ेगा पूरे महीने में? वो तो एक ट्रिप में भी उसकी शायद उसकी कॉस्ट कवर ना है। तो मेरे ख्याल में जितनी ज्यादा महंगाई हो गई है, जितनी चीजें यहाँ पे पहुंची हैं, उसमें आईएमएफ का कसूर नहीं है। जिस तरीके से मईशत को मैनेज किया गया है, उसके नतीजे में आज हम यहाँ पे खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदर काजमी साहब, थैंक यू सो मच। आपने मेरी सारी खबरों के ऊपर आज पानी फेर दिया। नहीं, आपने आपने खबर कौन सी दी है? आपने खबर तो कोई दी नहीं, आपने जो नहीं नहीं, मुझसे मैं तो मेरे जो हेर से खबरें इधर उधर चल रही हैं और जिसके ऊपर बड़ी डिस्कशंस हो रही है, जाहिर है इसके ऊपर हम मैं बात आपको करें। फिर आप अगर इतनी आपकी सारी खबरें बाउंस कर गई हैं तो एक और खबर मैं आपको दे ही देता हूँ। आज जो जिस तरह की खबरें आपने दी हैं, खबरें मेरे पास भी हैं, यकीन अच्छा। कीजिए। मैंने खुद सोशल मीडिया पे सुना था, मैंने देखा। उन्होंने कहा है कि अब शादियों पे जो सलामियां दी जाएंगी वो भी हुकूमत कलेक्ट करेगी। ठीक है। एक और जूता छुपाई की रस्म के अंदर भी हुकूमत को अच्छा, मैं पैसे देने आपको याद पड़ेंगे। दिला दूं मतलब काजमी साहब, ये बातें तो आप हंसी हंसी में कर रहे हैं ना। आपको याद होगा मेरे टीवी शो पे जब मैं जीएनएन पे काम करती थी, आपने एक शो में कहा जी था जी। कि वो रिपोर्ट आएगी ना तो उसके ऊपर तस्वीर होगी। आपकी बातें जो ये मजाक वाली सजेशंस होती है ना, वो सच में सीरियस ले लेते हैं। तो अब मुझे बाद में शक वो पड़ आ गया। गई। अब वो वाकई देख ले, रिपोर्ट ऐसी आना शुरू हो गई। तो अब मुझे शक पड़ रहा है कि आपने ये सजेशन दे दी कि सलामियां भी हुकूमत को जाएंगी, तो हुकूमत इसके ऊपर भी सीरियस होकर सोच सकती है। तो हाँ, ये नाज़रीन, अगर 28वीं ऐसा कुछ तरमीम हुआ तो है। उसके जिम्मेदार जो है वो अतर काजमी साहब होंगे। ठीक। चलिए जी, काफी हमने आज हंसी हंसी में चीजें डिस्कस कर ली। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू अतर काजमी साहब। इंशाल्लाह दोबारा भी आपसे रब्ता रहेगा। तो नाज़रीन, मुख्तलिफ जो चह गोइयां हैं उसका फिलहाल हाँ जी। रियलिटी से कितना ताल्लुक है उसके ऊपर आपने एक सैर हासिल गुफ्तगू सुनी अतर काजमी साहब की। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।